नमस्कार साथियों, आज हम लोग साबुनीकरण के नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। कल मैंने साबुनीकरण टॉपिक जो है उसको हल्का सा टच किया था। आज हम लोग साबुन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं। कल कुछ बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया कि टॉपिक पूरा करवाएं, किसी ने प्रकाश टॉपिक के बारे में मुझे सलाह दी कि सर आप वो भी करवाएं। तो धीरे धीरे हर टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो आप धैर्य रखिए। हर टॉपिक पर अपने धीरे धीरे चर्चा करना स्टार्ट करेंगे, हर टॉपिक को अपने छूते हुए चलेंगे और लगभग प्रश्नों के ऊपर अपने चर्चा कर चुके होंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए बात करते हैं साबुनीकरण के नेक्स्ट पॉइंट पर। तो उससे पहले साबुन जो आपने कल पढ़ी थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, साबुन वसा से बनती है। हमने कल वसा से साबुन बनाई थी, ठीक है ना। नंबर 2, साबुन वसीय अम्लों से बनती हैं, ठीक है ना, वसीय अम्लों से बनती है, ठीक है ना। ये भी हमने जो है आज हमने इसी पर चर्चा करनी है। नंबर 3, साबुन एस्टर होती है, ठीक है ना। साबुन क्या होती है? एस्टर होती है। अब अपने 2-3 बातें याद रखनी है। क्या? ये तो है पदार्थ या मटेरियल, ठीक है ना, पदार्थ जिनसे साबुन बनती है, ठीक है ना। ये है सह उत्पाद या उप उत्पाद। कहने का मतलब जब अपने साबुन वसा से बनाते हैं तो सह उत्पाद क्या होता है दोस्तों? ग्लिसरॉल सह उत्पाद होता है। ये पेपर में आता है प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड 2015 भर्ती परीक्षा का आप एग्जाम देखिए, ये प्रश्न हूबहू पेपर में है। साबुनीकरण का सह उत्पाद बताइए। ग्लिसरॉल साबुनीकरण का सह उत्पाद है। जब वसीय अम्लों से साबुन बनती है तो सह उत्पाद होता है दोस्तों जल, ठीक है ना। जब एस्टर से साबुन बनती है तो सह उत्पाद होता है एल्कोहल, ठीक है ना। जब एस्टर से साबुन बनती है तो सह उत्पाद क्या होता है? एल्कोहल होता है, ठीक है ना। एक है ना, कई भर्ती परीक्षाएं ऐसी होती है जिनमें इस तरीके से प्रश्न होता है, क्या साबुन क्या है? साबुन क्या है या साबुन है, सिर्फ इतना ही प्रश्न आता है। अब ऑप्शन देखिए, साबुन क्या है? कीटोन है। साबुन एक एल्डिहाइड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड है। नंबर 3, साबुन एक ईथर है, साबुन एक एस्टर है। तो दोस्तों जब इस तरीके का प्रश्न आए तो आप याद रखिए साबुन एक एस्टर है, ठीक है ना। कल मैंने आपसे साबुन के इस बिंदु पर चर्चा कर ली थी। आज हम वसीय अम्लों से साबुन बनाने की जो सिचुएशन है उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, मैं साबुन बना रहा हूँ वसीय अम्ल से, गौर करें, वसीय अम्ल से साबुन, वसीय अम्ल से साबुन। जब वसीय अम्लों से साबुन बनती है, जब वसीय अम्लों से साबुन बनती है तो साबुन का मतलब किस तरीके से जो है प्रभाव रहता है उसको अपने चेक करते हैं। वसीय अम्लों का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। वसीय अम्लों का जो मुख्य घटक होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम सब जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों COOH। हम सब ये भी जानते हैं, अब देखो कार्बन चतुस्संयोजी होता है ना, तो 2 संयोजकता है ऑक्सीजन के साथ, फिर एक संयोजकता इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस ऑक्सीजन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री रह जाती है। मैं इसका एक संरचना सूत्र बना देता हूँ। कार्बन की 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन के साथ, एक संयोजकताएं OH के साथ। देखो ये ऑक्सीजन जो इसकी 2 संयोजकता है जिसमें से एक कार्बन से पूरी हुई है और एक हाइड्रोजन से पूरी हुई है, ठीक है ना। और कार्बन क्योंकि चतुस्संयोजी होता है तो उसकी एक संयोजकता फ्री है, ये वाली। इस एक जो फ्री संयोजकता है ना, इसके साथ कोई तत्व आकर जुड़ेगा, ठीक है ना, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आकर जुड़ेगी। तो वसीय अम्ल जो है ना वो इस तरीके से, अब उसको है ना, मतलब इतना बड़ा न लिखकर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा COOH, ठीक है ना। अब इसके पीछे ये तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ठीक है ना। अब इसके पीछे कौन है? कार्बन की लंबी श्रृंखला है, कार्बन की लंबी श्रृंखला है और कई कार्बन है इधर, लंबी श्रृंखला है, समझ रहे हो ना, कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ठीक है। या ऐसे अपने लिख सकते हैं, फिर यूं डैश 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 कार्बन। क्लियर है? कहने का मतलब यहाँ कार्बन अनेक हैं संख्या में। तो अगर अपने इस जगह पर चर्चा करें, इन सबकी संयोजकताएं हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, ठीक है ना। धीरे से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें, हाइड्रोकार्बन की चीज़ें हैं ये। अब देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ CH3, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो CH2 है ये वाले, ये कितनी बार है? देखो अनेकों बार है। हालांकि ये डॉट मैं यहाँ पर भी बना सकता था ऐसे, लंबी हाइड्रोकार्बन भी, कार्बन कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो CH2 समूह है ये कई बार है, कई बार के लिए अपने n लगा देते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि ये कई बार है, ठीक है ना, ये कई बार हो गया। फिर हम आगे क्या लगा देते हैं COOH,
रसायन विज्ञान ये कहती है कि जब कोई फॉर्मूला कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ऐसे बड़ी होती जाए, जब अपने किसी फॉर्मूले को यूँ लिखें तो इतना कुछ लिखने से बेटर है कि आप उसे एल्किल श्रृंखला माने। एल्किल श्रृंखला के लिए R शब्द यूज होता है और आगे बन जाता है क्या, COOH। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लिखने से बेटर है कि आप क्या लिख दें, वहाँ पर R लिख दें, और R का मतलब होता है एल्किल श्रृंखला। तो जो मैंने इतना बड़ा लिखा है ना, इसी को मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब गौर करें कैसे शॉर्ट बना रहा हूँ, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है ये वाला, ठीक है ना। अब लिखता हूँ इसको दोबारा, देखो मैंने समझा दिया है वो बिंदु, है ना। अब सुनिए, COOH, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है R, ठीक। अब R क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए R जो होता है इसको अपने बोलते हैं एल्किल समूह या एल्किल श्रृंखला, ठीक है ना। एल्किल श्रृंखला जो होती है वो होती है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है ना। इसको अपने एल्किल श्रृंखला बोलते हैं, क्लियर है ना। R शब्द का अर्थ ही होता है लंबी हाइड्रोकार्बन सीरीज है। ये वसी अमल मैंने लिखा है, समझ रहे हो ना, हम साबुन बना रहे हैं वसी अमल से, ये वसी अमल का फॉर्मूला है। अब इस वसी अमल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। ये एक प्रकार का क्षार है, कास्टिक सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सब जानते हैं कि जो सोडियम होता है ना, धातुएं जो होती है ना उच्च क्रियाशील, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं। अब यह हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, सोडियम की जगह चला गया। फॉर्मूले की मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, देखो ये एल्किल श्रृंखला है, एल्किल सीरीज ये रही, एल्किल समूह मैंने लिखा, बॉन्ड है, बॉन्ड मैंने लिखा, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, मैंने कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन को लिख दिया। अब इस हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम, तो मैंने क्या लिख दिया, सोडियम भी लिख दिया, ठीक। प्लस अब देखो ये हाइड्रोजन है और ये OH है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HOH, या हम इसको लिखते हैं H2O, क्लियर है। थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा, देखो जब वसी अम्लों से साबुन बनती है तो सह उत्पाद क्या होता है, जल सह उत्पाद होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, तो हम बताएंगे ये फॉर्मूला किसका होता है, साबुन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब सुनिए, ये जो है ये है वसीय अमल, जो कि एक प्रकार का दुर्बल अमल है। ये है कास्टिक सोडा, एक प्रकार का क्षार। कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। अमल दुर्बल, क्षार प्रबल, तो बनने वाले लवण में किसका प्रभाव आएगा, क्षार का। तो यह एक क्षारीय लवण है और इसी क्षारीय लवण को अपने क्या बोलते हैं, साबुन, और सह उत्पाद के रूप में हमने किसको प्राप्त किया, जल को। अब दोस्तों अगर आपके सामने प्रश्न आए साबुन क्या है, हम बताएंगे क्षारीय लवण है। साबुन क्या है, क्षारीय लवण है। साबुन क्या है, सोडियम के स्टीरेटिक पामीटिक ओलिक लवण है। साबुन क्या है, सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण है। साबुन क्या है, सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण है। आप देख लीजिए, सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण है ये, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप साबुन का निर्माण पढ़ सकते हैं। देखो पहले कल मैंने वसा से साबुन बताई, अब मैंने वसीय अमल से साबुन बताई। ये देखो ये वसीय अमल से साबुन है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है विद केमिकल इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं, आपके जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं उसमें आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। हाँ अब सुनिए, अब हमें तीसरा बिंदु जो है उसको स्टार्ट करना है। आपको मैंने बता दिया साबुन क्या होती है, साबुन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला साबुन का है, सही है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग एक तरफ लिख के और फिर एस्टर से साबुन बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। याद रखें ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले को अपने क्या बोलते हैं कि कौन है, साबुन है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को अपने एस्टर से प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे वो सुनिए। 3 नंबर बिंदु, अब सुनिए, एस्टर से साबुन। दोस्तों आपको मैं बता दूं एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। एस्टर से साबुन, एस्टर से साबुन, ठीक है ना। अब सबसे पहले इस एस्टर के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। कार्बन है मैंने लिखा, ठीक है ना। और इस कार्बन की संयोजकता देखो, एक संयोजकता तो किसने पूरी कर ली, ऑक्सीजन ने, क्लियर है ना। और उसके बाद देखो ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन तो ये थी, ये तो यहाँ आ गई, इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड आ गया। अब इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 2, पूरा कितना हुआ, एक बॉन्ड फ्री रह गया, उसको यहाँ लीव कर दो। कार्बन चतुस्संयोजित 4 संयोजकताएं, 2 ये है, एक ये है, एक बाकी है, उसको यहाँ लिख दो। इसका मतलब इस तरफ भी श्रृंखला आएगी, इस तरफ भी श्रृंखला आएगी, समझो गौर से। इस तरफ भी कार्बन की लंबी श्रृंखला आएगी, इस तरफ भी कार्बन की लंबी श्रृंखला आएगी। जैसे कि मैं यहाँ कर दूँ कार्बन की लंबी श्रृंखला, थोड़ी देर पहले बनाई थी ना, इस तरीके से कार्बन की लंबी श्रृंखला। जब कार्बन ऐसे लंबी श्रृंखला में चले
तो हम इतने कार्बन लिखने के बजाय सिर्फ क्या करते हैं, R लिख देते हैं दोस्तों, समझ रहे हो ना। सिर्फ यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं साथियों। R का मतलब क्या है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है ना। ये क्या है, ये एस्टर है, इसको अपने एस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले को, हालांकि मैंने जिस तरीके से लिखा वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को मतलब मेंटेन करना चाहते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटाकर आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, लाइक दिस, क्लियर है ना। तो ये भी ये देख लो आप, है ना, ये एस्टर था, ये ऑक्सीजन जो बॉन्ड के रूप में शो हो रही थी संरचना के रूप में, मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है ना, कि इस कार्बन की 2 वैलेंसी इसके साथ है, 1 वैलेंसी इसके साथ है, फिर फ्री वैलेंसी दोनों एल्किल समूह के साथ है। अब देखिए किसके साथ अपक्रिया करेगा, कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया करेगा, ठीक है ना, जो कि एक क्षार है। ये एस्टर है, ये एक क्षार है। सोडियम क्या करेगा, इस एल्किल श्रृंखला को यहाँ से रिमूव करेगा, एल्किल श्रृंखला कहाँ आ जाएगी, सोडियम की जगह पर आ जाएगी। फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए ये R मैंने लिखा, ये देखो, ठीक है ना, ये COO मैंने लिखा, ये देखो, क्लियर है। अब इस R की जगह कौन आएगा, सोडियम। दोस्तों दिमाग लगा के सोचिए, क्या ये फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये साबुन है। अब दूसरा देखिए, ये कौन है, R, ठीक है ना, जो बचा था वो। अब किसके साथ जुड़ा, OH के साथ, लाइक दिस। अब आप देखें जिसमें OH ग्रुप आ जाए वो कौन होता है, एल्कोहल होता है। ये OH ग्रुप होता है ना, इसको अपने एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये फिर कौन है, साबुन, कौन है, साबुन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है लिखने की कोशिश करें, इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। तो आप मुझे बताइए किस पदार्थ से साबुन बनती है, वसा से सह उत्पाद ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल से साबुन बनती है, सह उत्पाद जल, हमने एक्सप्लेनेशन किया था। जब साबुन किससे बनती है, एस्टर से, तो सह उत्पाद क्या होता है, एल्कोहल। ये एस्टर का फॉर्मूला है, ये कास्टिक सोडा है, ये एस्टर से बनने वाली साबुन है, ये सह उत्पाद के रूप में क्या है, एल्कोहल है। दोस्तों साबुन क्या है, एस्टर है। इस बात से प्रमाणित होता है कि साबुन एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी जो है अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं तो इसका मतलब साबुन हमारे बहुत बढ़िया तरीके से जो है दोस्तों क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से इस पॉइंट को जो है अच्छे लेवल पर आप पढ़ लीजिए, ताकि आपके जब भी कोई इस जगह से प्रश्न बने तो सही तरीके से आप उसको समझकर एनालिसिस कर सकें, ठीक है ना। तो एस्टर से साबुन में हमने पढ़ा, और अब आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए। आप सबने पढ़ा है कि साबुन जो होती है, साबुन का फॉर्मूला आपको याद ही है, ठीक है ना, हमने अभी लिखा था, वापस तो मैंने मिटा दिया, चलो, RCOONA, ठीक है ना, साबुन। हमने अभी पढ़ा था कि साबुन जो होती है वो लवण होती है, क्षारीय लवण। मेरा अब अगला फैक्ट क्या है वो सुनिए। साबुन जो है सुनने में आता है और हम पढ़ते भी हैं कि कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करती। अब थ्योरी की लाइन है वो मैं बोल देता हूँ सिर्फ। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, वो साबुन के सोडियम आयन को विस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना देते हैं। जो सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण होता है, अब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोक्सिलिक लवण बन जाता है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोक्सिलिक लवण बनते हैं ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते, अविलीय होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करती, क्योंकि कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम जो खनिज होते हैं, जो लवण है, मतलब अपने अपने कैल्शियम के लवण और मैग्नीशियम के लवण, ये जो आयन है ये सोडियम को डिस्प्लेस करके नए लवणों का निर्माण करते हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोक्सिलिक लवण होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। इसीलिए साबुन उनके साथ क्रिया नहीं करती। इस वजह से हम साबुन के विकल्प के रूप में अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक सोडियम के एल्किल सल्फेट लवण होते हैं या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं। सिर्फ उच्चारण से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। साबुन सोडियम के स्टीरेटिक, पामेटिक, ओलिक, कार्बोक्सिलिक लवण होती है, जबकि अपमार्जक सोडियम के एल्किल सल्फेट लवण होते हैं या सोडियम के एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं। सिर्फ बोला है मैंने, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न अब जो पिछले बार एलडीसी भर्ती परीक्षा में बना था या फिर सीईटी में भी बना है, मिसेल संरचना क्या होती है। साबुन जब किसी मेल से क्रिया करती है तो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं मिसेल संरचना। हम अब मिसेल संरचना पर बात करने वाले हैं दोस्तों। मिसेल क्या है, ठीक है ना, सुनिए। उसको समझने के लिए हमें साबुन की क्रियाविधि पर बात करनी पड़ेगी। साबुन की क्रियाविधि, इसको थोड़ा गौर करें, इस पर थोड़ी चर्चा करें, फिर अपने आगे बढ़ें। देखिए हमने पढ़ रखा है साबुन जो होती है ना, उसमें एक तो एल्किल श्रृंखला होती है,
एक ये आयनिक सिरा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के साथ आयनिक सिरा होता है। तो साबुन क्रिया कैसे करते देखिए, जैसे कि किसी कपड़े के ऊपर ये मेल है, ये मेल की चिकनाई की बूंद है, मैं मेल लिख रहा हूँ या फिर मैं लिख रहा हूँ कि ये एक प्रकार से चिकनाई है, चिकनाई की बूंद है, मेल है, डस्ट है एक प्रकार से, कपड़े के ऊपर चिपकी। मान लो यहाँ पर मैं ऐसा डायग्राम बना दूँ, कपड़ा भी बन जाए, ठीक है ना। जैसे कि ये वस्त्र है और वस्त्र के ऊपर मेल की एक बूंद है। अब धीरे धीरे क्या होता है, साबुन के इस तरीके से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप थोड़ा गौर करें। सुने, अब ये जिगजैग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ और मैं कपड़े को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ। अब धीरे धीरे क्या होता है, कपड़ा जो होता है ना, उससे ये डस्ट जो है ना, ये उठ जाती है, अलग हो जाती है। तो जब अलग हो जाती है तो इसके चारों तरफ क्या आ जाते हैं, इस प्रकार से साबुन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो अब मैं बताता हूँ, देखिए कैसे, ठीक है ना। अब सुनो, जो मैं ये जिगजैग संरचना बना रहा हूँ इस तरीके से, ये संरचना तो होती है क्या, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है ये, ठीक है ना। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एल्किल सीरीज, ये वाली R। आगे मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ये जो होता है ना, ये होता है साबुन का कौन सा सिरा, आयनिक सिरा। गौर करेंगे, आयनिक सिरा, आयनिक सिरा यानी इसमें कौन है, सोडियम है, ठीक है ना। साबुन का जो आयनिक सिरा है ये जल रागी सिरा होता है, जल रागी। जल रागी का मतलब ये होता है जल स्नेही, जल रागी कह सकते हैं, जल स्नेही कह सकते हैं, अर्थात जल में विलय होता है, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है। जल रागी, जल स्नेही या फिर जल में विलय सिरा, यानी कि आयनिक सिरा होता है ना, पानी में घुल जाता है। जबकि जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, यानी कि ये वाली पूंछ जो होती है ना, ये होता है जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा, अर्थात जल में अविलय, जल में अविलय, वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ये जल में अविलय होता है, जल में अविलय, ठीक है ना। तो जब मेल है, जैसे ये मेल था, कपड़े के साथ चिपका हुआ था, अब उससे अलग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो साबुन की जो हाइड्रोकार्बन की पूंछ थी, जो पानी के साथ घुलनशील नहीं थी, वो तो किसके साथ जुड़ गई, मेल के साथ, चिकनाई के साथ जुड़ गई, है ना, हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ थी। और आयनिक सिरा जो है, इसमें इन सभी में सोडियम है मान लो, ठीक है ना, सब में सोडियम है मान लो, ठीक है। आयनिक सिरा जो है उसमें सब में कौन है, सोडियम है। तो ये जो सोडियम है ये क्या है, ये पानी के साथ घुल चुका है। इसका मतलब इस डस्ट का, इस मेल का, इस चिकनाई का, इस तेल की बूंद का क्या वस्त्र के साथ कोई संपर्क रहा है, नहीं, क्योंकि वस्त्र से तो ये अलग हो गया। पहले वस्त्र के साथ था, धीरे धीरे इसको खींच के उससे अलग कर दिया और चारों तरफ क्या आ गई, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला आ गई और आयनिक सिरे आ गए। ये पानी की तरफ लेके जा रहे हैं और ये किसके साथ जुड़े हुए, मेल के साथ। तो ये सिरे पानी में उसको घोल देते हैं, इस मेल की एक छोटी सी बूंद को, और चारों तरफ ये मतलब एक प्रकार का चक्कर बन रखा है। इस पूरी की पूरी संरचना को साबुन की कौन सी संरचना बोलते हैं, मिसेल संरचना बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यह साबुन की कौन सी संरचना है, मिसेल संरचना। इसका मतलब साबुन की मिसेल संरचना का बाहरी सिरा कौन सा सिरा होता है, आयनिक सिरा, जो जल में विलय होता है। जबकि साबुन की मिसेल संरचना का केंद्रीय सिरा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है, जो जल विरागी अर्थात जल में अविलय सिरा होता है। समझ लो ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा समझें। ऐसे मिसेल की संरचना से संबंधित प्रश्न सीईटी भर्ती परीक्षा में भी पूछे गए हैं और एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी आ रखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को साबुन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। साबुन वसा से भी बन सकती है, साबुन वसीय अमल से भी बन सकती है, साबुन एस्टर से भी बन सकती है। इस तरीके से ये साबुन की काम करने की प्रक्रिया है। साबुन एक एस्टर है। साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, RCOONA, या सोडियम का स्टीरेटिक, पामेटिक, ओलिक और कार्बोक्सिलिक लवण होता है, आदि 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 कई बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जानकारी दें। अगर डाउट नहीं है तो मैंने आपको साबुन चैप्टर के बारे में जानकारी दे दी है। दोस्तों अब अगर साबुन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सही होगा। और याद रखें, साबुन बनाने में कास्टिक सोडा क्षार भी इस्तेमाल होता है और कास्टिक पोटाश क्षार भी इस्तेमाल होता है। कपड़े धोने की साबुन बनती है तो कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नहाने की साबुन बनती है तो कास्टिक पोटाश यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंतिम मिनट में भी मैं कुछ ऐसी बात बता देता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत कारगर होती हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी बातें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हौसला बढ़ाएं, साथ साथ वीडियो को शेयर करके जूनियर अकाउंटेंट के तमाम बच्चों तक अपनी वीडियो को पहुँचाएँ। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो का लाभ मिल रहा होगा, फ़ायदा मिल रहा होगा, और आप सभी के लिए शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।